बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की सेकंड डिवीजन्स को, जो कि स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक से और टिल लास्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ चैप्टर 13 पोटेंशियोमीटर तक हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी वाइट बोर्ड की साइड पर ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। हमारा जो पहला टॉपिक है जी आज के लिए वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलते हैं डेफिनेशन की साइड पर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन जो हमारी बुक में लिखी हुई है वह है जी एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्जेस बाय द सेल। ये वो एनर्जी है जो यूनिट चार्जेस को सेल प्रोवाइड करता है। हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट डू नॉट ड्रॉ एनी करंट। जब ये कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल उसको भी हम ईएमएफ बोलते हैं। तो डेट्स अगर हम इसके फॉर्मूला की साइड पर आते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला है दैट इज द एनर्जी सप्लाइड द वर्क डन डिवाइडेड बाय द यूनिट चार्जेस। यूनिट चार्जेस के लिए इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो इसके यूनिट्स लिखे जाते हैं वोल्ट, दैट इज जूल पर कूलम। आमतौर पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि शायद ये फोर्स है, दैट्स व्हाई इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, फोर्स नहीं है, दैट इज द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअली हम अगर सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो ये चार्जेस कुछ एनर्जी लॉस करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दैट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द यूनिट चार्जेस व्हाइल मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। दैट्स व्हाई हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, this one is the potential difference across the cell. Potential difference ही है across the cell when it draws some current, जब उसमें से कुछ करंट गुजर रहा होगा। अगर हम इसके फॉर्मूला की साइड पर आ जाते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज द एक्चुअली एनर्जी लॉस्ट डिवाइडेड बाय द चार्जेस। अगर हम फिगर की साइड पर आए तो देखें यहां पर हमारे पास सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। बैटरी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऑफर्ड करती है। इसके साथ अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस करंट की वैल्यूज को अगर हम लेट्स सपोज आई माने तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम आई की वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आई की वैल्यूज किसके बराबर होगी, दैट इज द नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज द ईएमएफ। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, दिस वन इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस as they are connected in series, तो डेट से R प्लस R। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो E और ये फैक्टर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट I इंटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और I इंटू R का फैक्टर साथ में आ गया हमारे पास। अगर हम VT को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं तो इक्वेशन बनी VT इज इक्वल टू द E माइनस IR। इसमें अगर हम VT को देखें तो डेट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E जो है वो EMF है एंड I इंटू स्मॉल r का जो फैक्टर है डेट इज द लॉस्ट वोल्टेज। अब अगर हम इसको नेग्लिजिबल समझें, इसको जीरो मान लें तो हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों बातें, दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो बेसिक डिफरेंस है, जो चेंज आता है वो इस फैक्टर की वजह से आता है। दैट्स व्हाई जब चार्जेस सेल में फ्लो करते हैं तो सेल में मूव करते हुए भी वो अपनी कुछ एनर्जी लॉस लेकर आते हैं। वो डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में अपेयर होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आती कहां से है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कॉज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रही होती है सेल की, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इस इक्वेशन पर देखें, यहां पर अगर हम फोकस करें तो बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। इक्वेशन की इस साइड पर हमारे पास एनर्जी सप्लाइड है, तो सप्लाई कौन सी चीज कर रहा है, सेल। इक्वेशन की इस साइड पर उसी एनर्जी का लॉस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जितनी एनर्जी सप्लाई की जाती है उतनी ही एनर्जी लॉस में आएगी। दैट्स से कुछ एनर्जी लॉस कहां पर अपेयर हो रहा है, अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर, और रिमेनिंग एनर्जी लॉस कहां पर अपेयर हो रहा है, वो सेल के टर्मिनल के क्रॉस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर भी बोल आए हैं।
तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से फीचर्स है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्विकली हम चलते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज की साइड पर। एक्चुअली इसके एमसीक्यूज कुछ सर्किट्स की वेरिएशंस के साथ पूछे जाते हैं। तो डेट से अगर हम रिलेशन देखना चाहें बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कुछ सर्किट्स को डिस्क्राइब करते हैं फॉर ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट ओपन होता है? जो कंप्लीट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट प्रोवाइड नहीं करता। डेट से करंट जीरो होगा। करंट कब जीरो माना जाता है? जब उसमें रेजिस्टेंस इंफिनिटी बोली जाएगी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गई। अगर इस फैक्टर में मैं यहां पर इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज अप्लाई कर दें, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज का नाम होगा। तो याद रखिएगा, अगर ओपन सर्किट हो, करंट फ्लो ना कर रहा हो सर्किट में, तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वन एंड सेम थिंग है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ही को ईएमएफ माना जाएगा। यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक भी होता है स्टूडेंट से, याद रखिएगा मैंने लफ्ज बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर, तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में करंट जीरो है, तो डेट से उस वक्त हम आंसर VT का जीरो मार्क करेंगे। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ओपन सर्किट में ईएमएफ के बराबर होता है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है वो बराबर होगा जीरो के। इसमें दूसरा हमारे पास पार्ट है क्लोज सर्किट्स के लिए। क्लोज सर्किट्स का मतलब है कि हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यूज नॉमिनल बोली जाती है। करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में। तो इस इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि अब ईएमएफ की वैल्यूज लार्जर होगी एज कंपेयर टू द पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ लार्जर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज स्मॉल निकलेगी बाय द फैक्टर ऑफ आई इंटू स्मॉल आर। थर्ड पॉइंट पर देखिएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है अगर हम टर्मिनल ऑफ द बैटरीज को विद निग्लिजिबल रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट कर दें तो हम उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, रेजिस्टेंस जीरो मानी जाती है, करंट इंफिनिटी होगा। इस सूरत में जब रेजिस्टेंस जीरो है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट पर आइएगा, व्हेन अ सेल इज बीइंग चार्ज्ड, जब भी एक लार्जर बैटरी एक स्मॉलर बैटरी को चार्ज कर रही होगी तो उस वक्त इसी इक्वेशन में हम माइनस का साइन रिप्लेस कर देंगे प्लस के साइन के साथ। तो डेट्स व्हाई अब हमारे पास क्लियरली इस इक्वेशन से नजर आ रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज जो है वो लार्जर हो जाएगी एज कंपेयर टू द ईएमएफ। तो ये चार पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखने हैं। इसके अकॉर्डिंगली कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक बात यहां से बिल्कुल क्लियर है इस इक्वेशन से कि ईएमएफ एक्चुअली इफेक्ट है एनर्जी सप्लाई हुई चार्जेस को, जिसकी वजह से चार्जेस ने जाकर एनर्जी का लॉस लेकर आया। दैट्स व्हाई हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना जाएगा? ये अफेक्ट माना जाएगा। एक कॉमन सी मिस्टेक होती है, एक हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए, ये हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर करंट की वैल्यूज इंक्रीज हो जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल पर क्या फर्क पड़ेगा? हम जनरली आमतौर पर स्टूडेंट इसमें ओम्स लॉ से आंसर दे देते हैं, V और I का डायरेक्ट रिलेशन। एक्चुअली हम सेल की बात कर रहे हैं, रिलेशन ये यूज होगा। आपको नजर आ रहा है कि अगर ये फैक्टर बढ़ जाए, I का वैल्यूज बढ़ जाए, तो ये पूरा फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम इस फैक्टर को EMF से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आंसर है ये पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बात MCQs के लिए याद रखिएगा। जो आपने MCQs के लिए याद रखना था, that is all about to the electromotive force and the terminal potential difference। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम एक क्वेश्चन से इस बात को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली बात समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी हमारे पास क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। जब हम इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डेट इज टेकन एज अ कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 30 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है वो EMF की वैल्यूज है। इफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर स्टैंड्स फॉर करंट है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, अगर हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो बेसिक इक्वेशन से आएगा, दैट इज R इज E माइनस VT ओवर I। अब VT कैलकुलेट करने का तरीकेकार है कि हम IR से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय I। E की वैल्यूज 30, I इंटू R 25, 30 माइनस 25 5 हो गया,
फिर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? करंट से, दैट इज आल्सो 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास जो आंसर है वो 1 ओहम निकल आएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो 1 ओहम होगी। इसके बाद हमारी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, उससे क्विकली देखते हैं, वो मैक्सिमम पावर आउटपुट का है। एक ही पॉइंट है उसमें याद रखने वाला, मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम P इक्वल टू आई स्क्वायर आर सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे, बिकॉज एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई है। करंट की वैल्यूज हम लास्ट में अभी डिस्कस करके आए कि करंट की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, तो करंट की वैल्यूज होगी E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर मैं पावर में ये वैल्यूज अप्लाई कर दूं, I की जगह पर ये वैल्यूज लिख दूं, तो इक्वेशन ये बन गई। हमें इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, R प्लस R, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम R माइनस R के फैक्टर की शक्ल में। तो जब मैं R प्लस R को R माइनस R होल स्क्वायर लिखूंगा, तो क्वेश्चन को इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहां पर एक फैक्टर 4 इंटू कैपिटल R इंटू द स्मॉल r का फैक्टर भी आ जाएगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब यहां से हमारे पास बहुत क्लियर है कि अगर हमें ये आंसर मैक्सिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट उस वक्त हो सकता है जब ये वाला फैक्टर जो है वो इग्नोर्ड हो जाए, कैंसल्ड हो जाए। ये कब कैंसिल हो सकता है? जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के। कीप इन माइंड, गलती नहीं करनी, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होती एक्सटर्नल के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो डेट्स ये फैक्टर कैंसिल हो गया बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो पावर मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास निकल आया E स्क्वायर ओवर 4 इंटू द स्मॉल r, 4 इंटू द स्मॉल r। स्मॉल r स्टैंड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आपने याद रखना होगा, नंबर 1 ये फॉर्मूला, नंबर 2 पावर मैक्सिमम की कंडीशंस क्या होती है, किस जगह पर हम पावर मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जी मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला। कुछ बातें हम क्विकली सिर्फ एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पर देखें तो सेल का हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जो सेल है वो हम आपस में जितने भी सेल हैं 3 4 5 वो एंड टू एंड मिलाते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये सारे सेल आपस में एंड टू एंड मिले हुए हैं। तो इस सूरत में हम इस कॉम्बिनेशन के लिए नाम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए ओनली वन पाथ ऑफर्ड किया जाता है। अगर हम इसमें यहां पर टोटल ईएमएफ ऑफ अ बैटरी की बात करें, टोटल ईएमएफ कितनी होगी, तो वो तमाम सेल को ऐड करके हम लेंगे। n इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, जितने भी आइडेंटिकल सेल्स आपने अटैच किए हुए उनका नंबर है। अगर ये 3 है तो ये 3e हो जाएगा, अगर ये 5 है तो 5e हो जाएगा, और अगर ये n है तो ne हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितनी होगी? तो जैसे हमने सेल को ऐड किया, इसी तरह से यहां पर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस को भी ऐड करते हैं। तो दैट्स व्हाई n इंटू r, वेयर n इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इसमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगी? तो हमारे पास इन तमाम कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस क्या थी? n इंटू स्मॉल r, साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगी हुई है। तो दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगी। कितना करंट फ्लो करेगा? करंट के लिए वही ओहम्स लॉ का इक्वेशन, टोटल ईएमएफ हमने मालूम कर ली, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। एक बात याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज फैशन में जब हम बैटरीज को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम करंट का मिल सकता है। तो कंडीशन है जब हमारे पास n इंटू स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की टोटल जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाए। अगर हम यहां पर ये बात अप्लाई कर दें, ये फार्मूला में यहां पर ये वैल्यूज अप्लाई कर दें, तो हमारे पास I मैक्सिमम की वैल्यूज बन रही है n टाइम्स द ईएमएफ ऑफ अ सिंगल सेल डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये तो हमारे पास सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशंस की बातें आ गई। इसमें एक्चुअली यहां पर सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट्स और भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर बैटरी के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास सिंपल ओहम्स लॉ अप्लाई करके भी आते हैं, लेकिन हम छोटी सी गलती कर जाते हैं। दैट्स अ टोटल ईएमएफ कैसे लेनी है वो ज़हन में रखिएगा। देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बैटरी नंबर 1 का नेगेटिव टर्मिनल अगर बैटरी नंबर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो उस वक्त टोटल ईएमएफ कैसे ली जाएगी? दोनों ईएमएफ्स को ऐड करके। लेकिन अगर हम इसको बी ऑप्शन में इस तरह से कर दें कि सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट कर दें, जैसे नेगेटिव को नेगेटिव से या पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो उस वक्त
यहां पर टोटल ईएमएफ कैसे ली जाएगी, अब हम इन दोनों ईएमएफ्स को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देन हमारे पास टोटल ईएमएफ की वैल्यूज आएगी। दैट्स अगर इस केस में देख रहे हैं तो टोटल ईएमएफ हमने प्लस करके 3.5 वोल्ट ली, जबकि इस केस के अंदर हमने टोटल ईएमएफ इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके जो टोटल या नेट ईएमएफ है वो 0.5 वोल्ट ली। इस तरह से जैसे हमने सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा है, इसी तरह से हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी एक दो फॉर्मूला साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी, हमारे पास सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल फैशन में हम सेल को अटैच कैसे करेंगे। तो पैरेलल फैशन में हम जब सेल को अटैच करते हैं तो हमने पहले बोला कि हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल एंड टू एंड अटैच होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल एंड टू एंड नहीं, साइड बाय साइड अटैच होता है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम तमाम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक जगह पर कनेक्ट कर रहे हैं और तमाम सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल्स को दूसरी जगह पर अटैच कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सेल्स अब पैरेलल फैशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच हो गए। अब यहां पर हमारे पास टोटल ईएमएफ क्या होगी, तो टोटल ईएमएफ बैटरी अब हम जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके लिया था तो ऐसे नहीं करेंगे, किसी सिंगल सेल की ईएमएफ ही टोटल ईएमएफ मानी जाएगी। तो डेट से हमने किसी सिंगल सेल की ईएमएफ लिख ली। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होगी, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी अब हम रेसिप्रोकल्स लेकर ऐड करेंगे और वो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगी। दैट्स व्हाई आइडेंटिकल वैल्यूज के लिए इसका फार्मूला R/N आ जाएगा, वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल्स। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगी, तो वो तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम इस पूरे कंपोनेंट्स की टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, दैट इज R/N, और इसके साथ जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच की हुई है उसे जमा कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो करंट की वैल्यूज कैसे ली जाएगी, करंट की वैल्यूज लेने के लिए हमारे पास वही फार्मूला ओहम्स लॉ, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो हम यहां पर करंट की वैल्यूज के लिए टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। यहां पर अगर मुझे मैक्सिमम करंट की ऑप्शन पर जाना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानी जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यूज तकरीबन अप्रोच करेगी जीरो को, तो हमारे पास I मैक्सिमम का आंसर निकल जाएगा n टाइम्स द ईएमएफ ऑफ अ सिंगल सेल डिवाइडेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशंस के कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ इक्वेशंस थी, कुछ बातें थी जो आपने याद रखनी होगी। ये हमने सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि अगर कोई क्वेश्चंस किसी जगह पर आपसे इस बारे में पूछे जाए तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास हमारी बुक का अगला टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ रूल्स क्यों डिफाइन किए जाते हैं, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स यूज करते हैं। अगर सिंपल सर्किट हो तो हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ को। दैट्स व्हाई हमारे पास अब अगला बात आ गई, इसमें किरचॉफ्स का हमारे पास पहला रूल कंसीडर किया जाएगा, किरचॉफ्स करंट रूल। हम इसके लिए एब्रीवेट करते हैं KCL से, हम इसे किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी बोलते हैं, हम इसमें किरचॉफ्स करंट रूल भी बोलते हैं, इसमें हम इसका फर्स्ट रूल भी बोलते हैं। इसके लिए होगा क्या जी, द सम ऑफ ऑल द करंट्स, जो जितने भी करंट्स हैं उनका सम किसके बराबर होगा, इन अ सर्किट जीरो के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, द सम ऑफ करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट, फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग या फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो हम इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। याद रखिएगा किरचॉफ फर्स्ट रूल KCL एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये सिंपल पॉइंट भी MCQs में आ सकते हैं, दैट से आपने ये याद रखने होंगे। हम इसके एक क्वेश्चन की साइड पर जाते हैं ताकि हम इसका थोड़ा पैरामीटर क्लियर कर दें। देखिए हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 करंट फ्लो कर रहे हैं, एरो हेड से हमने उनकी डायरेक्शंस भी बताई हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये वाले करंट की वैल्यूज क्या होगी, इस करंट की वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें करंट मूविंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट देखने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपको नजर आ रहा है ये करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट इस पॉइंट की साइड पर मूव कर रहे हैं। अगर हम इसका सम करें तो 4 + 5 9 और +2 11, तो I टुवर्ड्स कितना हो गया, डेट इज द 11 एम्पियर। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट से अवे कितना करंट जा रहा है।
इस पॉइंट से जो अवे करंट जा रहा है वो हमारे पास ये दो वैल्यूज जो नोन है 4.5 प्लस 3 7.5 हो गया, और एक ये वाली वैल्यूज जो अननोन है। तो यहां पर हमारे पास अवे करंट कितना जा रहा है 7.5 प्लस आई। तो जब हमें अपनी एग्जैक्ट वैल्यूज पर जाना है, अब आई की वैल्यूज क्या होगी, तो ऑटोमेटिकली 11.5 इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी फैक्टर हमारे पास क्या बचा, वो 3.5 एम्पियर। तो इस वैल्यूज की, इस करंट की वैल्यूज क्या ली जाएगी, दैट इज द 3.5 एम्पियर। हमने यहां पर सिंपल एक रूल अप्लाई किया कि करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट शुड बी इक्वल टू द करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किरचॉफ सेकंड रूल की बात करेंगे, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज रूल बोलते हैं, दैट इज द केवीएल। ये क्या है, द सम ऑफ all the potential or voltage changes in a closed circuit should be zero. In a closed circuit should be zero. Let's suppose हम इसको किसी जगह पर अप्लाई करते हैं, जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ले रहे हैं जिसमें मोर देन वन सेल्स, मोर देन वन रेजिस्टर्स अटैच्ड हैं। लाइक दैट हमने E1, R1, E2 और R2 से एक क्लोज लूप बना लिया। अब हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके ऊपर रूल। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द सेल नंबर 1 लार्जर है एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ सेल नंबर 2। इसका मतलब है जो करंट फ्लो करेगा वो E1 की डायरेक्शन में होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करंट की डायरेक्शन में चलते जाएंगे और अपने तमाम कंपोनेंट्स के जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो लिख लेंगे। देखिए करंट एंटर हुआ, अगर हम यहां से स्टार्ट लेते हैं E1 के नेगेटिव टर्मिनल से, और करंट लीव कर रहा है E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से। जब भी चार्जेस लो से हाई पोटेंशियल की साइड पर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली ये एनर्जी गेन होगा, और एनर्जी गेन के लिए हमने फैक्टर क्या लिखा, प्लस का। इसके साथ हमने इसका पोटेंशियल लिख लिया, इसका पोटेंशियल चेंज लिख लिया, दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल E1। नेक्स्ट हमारे पास ये करंट फ्लो करके कहां पर आया, R1 में। इसका पोटेंशियल चेंज कैसे लिया जाएगा, दैट इज द IR1। इसके साथ माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि रेजिस्टर में एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी लॉस को हमने नेगेटिव के साइन से डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट करंट फ्लो करके E2 सेल में आया, E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होकर E2 के नेगेटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है। दैट्स व्हाई जब हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल पर आएगा, चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम द हाई टुवर्ड्स द लो, तो ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स द लोअर टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल आते हुए एनर्जी लॉस करेगी। दैट्स व्हाई इसके ईएमएफ के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया, प्लस करंट फ्लो करके कहां पर आ गया, R2 में। R2 में करंट फ्लो करके अगर आ रहा है तो R2 के अंदर जो पोटेंशियल चेंज होगा वो IR2 होगा, और नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है, एनर्जी लॉस को। आपने क्लोज लूप कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन यहां से केवीएल से पूछे जा सकते हैं। आपसे सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास ये सर्किट डायग्राम है, आप इसकी इक्वेशन लिख दें। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, आप इसको फॉलो करते हुए इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। याद रखिएगा केवीएल इज आल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। एक बात और हमारी बुक में लिखी हुई है, रूल फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है सर्किट में, एक तो बैटरी है और दूसरा रेजिस्टर है। दोनों के लिए जो हमारे पास कन्वेंशन रूल्स होंगे टू फाइंड द पोटेंशियल चेंजेस, वो हमारे पास दो डिफरेंट रूल्स हमारे पास आएंगे। सबसे पहले अगर हम सेल के लिए बात करते हैं तो हमने यहां पर यह तय किया, इफ द करंट इज ट्रेवर्स इन अ सेल, सेल में कैसे ट्रेवर्स करेगा, फ्रॉम द लोअर टूवर्ड द हायर पोटेंशियल, फ्रॉम द नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, देन हमारे पास इसका पोटेंशियल चेंज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। और अगर हम इसके अपोजिट जाएं तो उसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिंपल सा क्विकली बात याद रखने वाली है, सेल बैटरी में करंट जिस टर्मिनल से लीव करता है वो वाला टर्मिनल का साइन आ जाएगा। जैसे यहां से लीव किया प्लस से, तो इसके साथ प्लस का साइन आया। यहां से चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहां पर इसके साथ कौन सा साइन आया, नेगेटिव का। तो रेजिस्टर का पोटेंशियल चेंज क्या होगा, रेजिस्टर का पोटेंशियल चेंज है, if the resistor is traverse in the direction of the current, then potential change is taken as the negative। इसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, और अगर इसके अपोजिट हो तो फिर हम इसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे। ये दो बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर, ताकि हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर सके। जी, हमारे पास नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वी स्टोड ब्रिज।
व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बनाया गया? ये सर्किट है जो हम यूज करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये पहला हमारे पास एमसीक्यूज मार्क हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का फायदा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, तो हम इससे अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है जी? हमारे पास इसमें 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4, such that they make a closed loop और क्लोज मैश। इनके हम इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस A और B टर्मिनल के क्रॉस गिल्वानोमीटर अटैच कर देते हैं और रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स के क्रॉस हम बैटरी लगा देते हैं। तो डेट्स वाई ये हमारे पास एक ब्रिज बन गया जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन किसी भी जगह पर एप्लीकेबल नहीं होती। इसके लिए खास कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड होना चाहिए ब्रिज को। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब क्या है? ब्रिज बैलेंस होने का मतलब है कि गिल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। अब अगला पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, गिल्वानोमीटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा? आपको नजर आ रहा है गिल्वानोमीटर जिस 2 टर्मिनल्स के क्रॉस अटैच्ड है वो है A एंड B। तो गिल्वानोमीटर में करंट कब फ्लो नहीं कर सकता? सिंपल इज दैट जब इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट जब दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर हम ये इक्वेशन मतलब ये कंडीशन अप्लाई कर दें कि बैलेंस ब्रिज होना चाहिए, गिल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, या गिल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए, तो हम इस इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द R1 ओवर R2 इज इक्वल टू द R3 ओवर R4। याद रखिएगा, दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ KVL। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें आपको कोई सी 3 रेजिस्टेंस दे दी जाए और 4th वन अननोन हो, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये इक्वेशन यूज करते हुए याद रखिएगा इसकी बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप KVL अप्लाई कर दें, जैसे लूप नंबर 1। लेट्स सपोज हम इस लूप को मानते हैं कि ये लूप नंबर 1 है, तो आप इस पर KVL अप्लाई करके इसकी इक्वेशन लिख दें। तो उसके लिए देखें हमारे पास जो करंट फ्लो करके आ रहा है, अब हम 3 लूप्स बन रहे हैं। एक लूप हमारे पास ये है, हम इसमें कोई करंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये I1 है। दूसरा लूप ये है, हम इसमें कोई करंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये I2 है। और तीसरा लूप ये है, लेट्स सपोज हम इसमें कोई करंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये I3 है। लूप्स में जितने भी करंट्स लेंगे वो हम हमेशा सेम सेंस में लेते हैं। जैसे हमने सब एक सारे के सारे करंट्स जो हैं वो हमने किस डायरेक्शन में लिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लूप नंबर 1 की इक्वेशन लिखते हुए हम किसी भी एक कंपोनेंट से स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट लिया R1 से, कितना करंट फ्लो हो रहा था R1 में? I1। R1 की रेजिस्टेंस R1, तो ये इसका पोटेंशियल चेंज आ गया। मैंने बोला रेजिस्टेंस के साथ हमेशा हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। रेजिस्टेंस के पोटेंशियल चेंज के साथ एनर्जी लॉस की वजह से नेगेटिव का साइन लगेगा। इसके बाद करंट फ्लो करके कहां पर आया? गिल्वानोमीटर में। अब गैल्वानोमीटर जो है वो हमारे पास कॉमन हमारे पास पार्ट है दोनों लूप्स का, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 का। दैट्स जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो होगा I1 माइनस I2। हम इनका डिफरेंस ऑफ करंट लेंगे, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर डिवाइस की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। तो ये वो पोटेंशियल चेंज होगा जो गैल्वानोमीटर में अपेयर होगा, रेजिस्टेंस की वजह से है। दैट्स इसके साथ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। करंट फ्लो करके सिर्फ लूप नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो R3 में आ गया। अगर करंट R3 में आता है तो R3 में आप देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम R3 कॉमन रजिस्टर है लूप नंबर 1 और लूप नंबर 3 की। दैट्स व्हाई अगर हम इसका पोटेंशियल चेंज लिखना चाहते हैं तो हमारे पास वही बात, सबसे पहले तो हम डिफरेंस ऑफ द करंट लेंगे I1 माइनस I3। याद रखना है जिस लूप को कंसीडर किया जा रहा होता है उसी का करंट डोमिनेट माना जाता है। इसके साथ इसकी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। R3 नेगेटिव का साइन एनर्जी लॉस की वजह से आया, डिसिपेशन की वजह से आया, डेट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे जी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले तो इसमें हम 2 से 3 पॉइंट्स हैं, कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस में हम सबसे पहले एनालॉग वोल्ट मीटर, जिसको हम सिंपल हमारी बुक में वोल्ट मीटर भी लिखा हुआ है, ये डिस्कस करते हैं। वोल्ट मीटर इनएक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं देता, रिलायबल नहीं है, इसका आंसर सही नहीं निकलता। दैट्स व्हाई हम अब करेक्ट वैल्यूज लेने के लिए 3 डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर है, CRO है, पोटेंशियोमीटर है। ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज दे रहे होते हैं पोटेंशियल मेजरिंग की।
वोल्टेज मेजर करने की जो एक्यूरेट रिलायबल वैल्यूज है वो इन 3 डिवाइसेस से आएगी। डिजिटल वोल्टमीटर और सीआरओ का हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग्स तो जरूर दे रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं। दैट्स व्हाई हम प्रेफर करेंगे पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर हमारे पास वोल्टेज की एक्यूरेट रीडिंग भी देगा, सिंपल वन, ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव भी है, सिंपल डिवाइस भी है। इसके यूजेस क्या है? तो नाम से जाहिर है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मीटर, मेजरिंग करने वाला डिवाइस, तो ये मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस करता है। आप इसे पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एक टर्मिनल हमारे पास इसका फिक्स्ड है, सेकंड वन वो टर्मिनल जो अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको याद होगा जो जॉकी का या मूवेबल पॉइंट का हमने लिया AC, तो पोटेंशियल अक्रॉस द AC किसके बराबर आएगा? डेट इज द इक्वल टू द स्मॉल r, ये स्मॉल r रेजिस्टेंस है A और C पॉइंट के दरमियान, डिवाइडेड बाय द कैपिटल R से रेजिस्टेंस से हम क्या चीज मेंशन कर रहे हैं? ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर है, मल्टीप्लाई बाय द ड्राइविंग सेल या पोटेंशियल डिवाइडर जो हमने हमने सोर्स लगाया हुआ है, उसके हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यूज है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज है, वो हम यहां पर लगाएंगे। हम इस फार्मूला को स्मॉल l ओवर कैपिटल L भी लिख सकते हैं। स्मॉल l स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग लेंथ। स्मॉल l कोई भी लेंथ नहीं है, यो वो बैलेंसिंग लेंथ है। जैसे अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा कि हमने ब्रिज बैलेंस करना है, तो यहां पर भी जिस वक्त गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा होगा वो ये लेंथ है। कैपिटल L जो टोटल लेंथ है, और आमतौर पर ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर ली जाती है, 4 मीटर ली जाती है। याद रखिएगा, हमारे पास एक ज़हन में रखना है पॉइंट, जो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रही होती है। हम जितनी लार्जर ये लेंथ लेंगे, ये पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस हो जाएगा। इसका सेकंड यूज है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, दैट इज द स्मॉल l बैलेंसिंग लेंथ ओवर द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर मल्टीप्लाई बाय द ईएमएफ ऑफ द ड्राइविंग सेल या ईएमएफ द पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसके मदद से हम अननोन ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। इसका तीसरा यूज है, हम कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स को। हम 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। हम 2 डिफरेंट सेल्स इस सर्किट में लगाते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली ये फैक्टर्स कॉमन होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो E1 ओवर E2 जो है वो L1 ओवर L2 के बराबर निकल आएगा, वेयर L1 क्या है? सेल नंबर 1 की बैलेंसिंग लेंथ है, और L2 क्या है? सेल नंबर 2 की बैलेंसिंग लेंथ है। इक्वेशन की इक्वलिटी हमारे पास क्लियरली हमें बता रही है कि जो हमारे पास पैरामीटर इस साइड पर होगा वही पैरामीटर इस साइड पर एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर E1 लार्जर है E2 से, तो ऑटोमेटिकली L1 भी लार्जर माना जाएगा L2 से। और इसका लास्ट यूज है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम इसकी मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल भी मेजर कर सकते हैं। ये हमारे लेक्चर का आखिरी पॉइंट था जी, यहां तक हमारा लेक्चर वाइंड अप हो गया। अगर आप इन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट को। फिर मिलेंगे जी, जिसमें हम अगले क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।